सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर आपसे बातचीत करूंगा, आप सबको एक सूचना देने जा रहा हूं और वह सूचना आप सबके लिए बहुत उपयोगी सूचना है। सूचना यह है कि AFE-IAS ने यानी कि हम लोगों ने अभी हम लोगों का जो ऑनलाइन कोर्स है उसके फुल कोर्स पर 3,500 रुपए का डिस्काउंट घोषित किया हुआ है। यह न्यू ईयर डिस्काउंट है और यह डिस्काउंट 5 जनवरी तक रहेगा। 5 जनवरी, जिसके लिए बहुत थोड़े से दिन शेष रह गए हैं। यदि आप इस डिस्काउंट को अवेल करना चाह रहे हैं तो आपको एक कोड नंबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं आपको कोड बता रहा हूं। कोड है NY3500। मैं रिपीट कर रहा हूं, NY3500। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के बाकायदे इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और फिर इस कोड का इस्तेमाल करते हुए 3,500 रुपए का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो पूरा कोर्स है वो कुल 14,500 का है और उस 14,500 में अगर आपको 3,500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है तो सोच करके देखिए कि यह कोर्स कुल आपको 11,000 रुपए का पड़ेगा और इस 11,000 रुपए से आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी करेंगे, प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की, केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर। यहां तक कि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, एसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, ये सारे सब्जेक्ट आपके तैयार हो सकेंगे। तो दोस्तों, यह एक सूचना थी जो मुझे लगता है कि आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी सूचना थी। अब हम आते हैं आज के विषय पर। हम कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन्हें हम 2025 के प्री एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट मानते हैं, आइए उन पर चर्चा करें। एक खबर है स्पेडेक्स मिशन। स्पेडेक्स मिशन ये इसरो की योजना है और जो हमारा श्रीहरिकोटा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहां से 2 अंतरिक्ष यानों को छोड़ा गया। इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 छोटे अंतरिक्ष यान, उन अंतरिक्ष यानों के नाम थे चेजर और टारगेट। ठीक है, इसे छोड़ा गया और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों यानों को एक साथ छोड़ा गया था और फिर ये दोनों यान ऊपर जाकर बड़ी सफलता के साथ अलग हो गए और दोनों को उनकी कक्षा में स्थापित कर दिया गया। यानी कि मतलब क्या हुआ कि जब दोनों यानों को छोड़ा गया था, अंतरिक्ष यानों को, तब वे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे और ऊपर जाकर सफलतापूर्वक उन दोनों को अलग कर दिया गया। और केवल अलग ही नहीं कर दिया गया बल्कि अलग करने के बाद दोनों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। और इसके साथ, या कह लीजिए कि स्पेडेक्स मिशन के साथ ही, भारत डॉकिंग और अनडॉकिंग क्षमता रखने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसका मतलब है कि 3 देश और भी इससे पहले ऐसा कर चुके हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो 3 देश कौन कौन से होंगे? थोड़ा सा अनुमान लगाने की कोशिश कीजिए। लगा लेंगे अनुमान। हो सकता है कि एक आध दो के बारे में थोड़ी सी गलती हो जाए, लेकिन कुछ न कुछ तो अनुमान जो होगा आपका सच के आसपास ही होगा। वे 3 देश हैं, अमेरिका, रूस और चीन। देखिए, जो मैंने कहा कि डॉकिंग और अनडॉकिंग क्षमता, ये बेसिकली क्या है? जब अंतरिक्ष यान एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वो डॉकिंग है, और अंतरिक्ष में जुड़े हुए जो 2 यान हैं, जब अलग अलग कर दिए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं अनडॉकिंग। डॉकिंग और अनडॉकिंग। डॉकिंग यानी कि 2 यानों के जुड़ने की प्रक्रिया और अनडॉकिंग यानी 2 यानों के एक दूसरे से अलग हो जाने की प्रक्रिया।
अब जो है इसरो की कोशिश होगी कि अब इनको किस तरीके से जो अभी अलग अलग हो गए हैं इनको फिर से जोड़ा जाए, और आशा की जा रही है कि भारत को इसमें भी सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह एक इम्पॉर्टेंट घटना है, महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 2 स्टेटमेंट मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये कहा था कि जो संतान होती है आपकी, वह आपकी कोई संपत्ति नहीं होती। संतान कोई संपत्ति नहीं है। ये बात उसने कही कब? आइए इसे थोड़ा सा हम जान लेते हैं। दरअसल हुआ ये कि एक लड़की ने अपने मन से शादी कर ली, किसी से विवाह कर लिया, और जब विवाह कर लिया उस लड़की ने, तो उस लड़की के जो माता पिता थे वो बकायदे कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि ये जो लड़की है विवाह के समय नाबालिग थी, इसलिए इसे अवैध घोषित किया जाए। कोर्ट ने इसकी बकायदे सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद पहली बात तो यह कही कि विवाह के समय जो लड़की थी वह नाबालिग नहीं थी। और फिर जो बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कैद करने का अधिकार नहीं है। विवाह के बाद लड़की के माता पिता ने उस लड़की को एक प्रकार से कैद कर लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आपको कैद करने का अधिकार नहीं है। आप अपने बालिग बच्चे के रिश्ते को स्वीकार नहीं करते हैं। आप अपनी संतान को एक संपत्ति मानते हैं। आपको हम बता रहे हैं कि संतान कोई संपत्ति नहीं है। मुझे लगता है कि चूंकि मौलिक अधिकार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे संविधान के सिलेबस का, तो इसीलिए उसके तहत यह भी तथ्य आपको जोड़ लेना चाहिए। और यह जीवन का जो अधिकार हमें दिया गया है संविधान के द्वारा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, उसका हिस्सा आता है। यानी कि मेरे जीवन पर मेरा अधिकार है। यदि मैं बालिग हो गया हूं तो मैं अपना जीवन किस तरीके से जीना चाहता हूं, किसके साथ विवाह करना चाहता हूं, किसके साथ रहना चाहता हूं, यह निर्णय करना मेरा अपना अधिकार है। ये बात अलग है कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं, वे हमें इसके लिए प्रेरित करती हैं, हमें कहती हैं कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, रिश्तेदारों का सम्मान करना चाहिए। वो एक अलग बात है और किसी भी मायने में कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन बात जब कानून की आती है तो देखिए, कानून तो फिर अपने हिसाब से डिसीजन देता है। न्यायालय को लगभग वही करना पड़ा और न्यायालय ने वही किया भी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही। सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ दिनों पहले एक मामला पहुंचा था और उसमें यह कहा गया था कि जो एडवोकेट होते हैं, उन एडवोकेट्स की भी अपनी कुछ न कुछ राजनीतिक विचारधारा होती है। फिर वो राजनीतिक दलों के केस लड़ते हैं, तो एक तरफ उनकी राजनीतिक विचारधारा है, फिर वो राजनीतिक दलों के केस लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मांग की थी कि जो बार काउंसिल होती है, जिसमें वकील मेंबर्स होते हैं, कि उसके जो पदाधिकारी होते हैं, उन पदाधिकारियों की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब उनकी विचारधारा राजनीति से प्रेरित होती है तो वे इसी हिसाब से काम करते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो हम हैं, हम लोकतंत्र में दृढ़ विश्वास रखने वाले देश हैं। हमारा देश लोकतंत्र में बहुत दृढ़ विश्वास रखता है और ऐसी स्थिति में राजनीतिक विचारधारा रखने में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। देखिए, अगर हम सिविल सर्वेंट की दृष्टि से बात करें तो डेफिनेटली सिविल सर्वेंट एक नागरिक के रूप में अपनी राजनीतिक विचारधारा रखता है, तभी तो मतदान करता है। जब वो वोट देने जाता है, वोट देने का अधिकार तो सिविल सर्वेंट को है, तो जब वो वोट देने जाता है तो किसी राजनीतिक दल को ही वोट देता है। और हम ये मान करके चलते हैं कि जिस राजनीतिक दल को वो वोट दे रहा है, उस दल की विचारधारा से वो सहमत है, यानी कि उसकी अपनी भी एक राजनीतिक विचारधारा है। लेकिन जब वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है,
तब राजनीतिक विचारधारा के आधार पर वह कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेगा, वह अपने निर्णय नहीं लेगा और साथ ही साथ उसे किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने का अधिकार नहीं है। लेकिन विचारधारा तो रखने का अधिकार है। तो लगभग लगभग यही बात हमें यहाँ एडवोकेट्स के बारे में दिखाई दे रही है, खासकर जो बार काउंसिल के पदाधिकारी होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो मुझे सन 2025 के प्री और मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगे। तो इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।